भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 के क में निम्नलिखित राज्यों में से किसके लिए विशेष उपबंध प्रावधानित हैं? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी असम। ठीक है, तो असम राज्य के लिए दोस्तों अनुच्छेद 371 के क में विशेष प्रावधान हैं। 7वां प्रश्न है कि संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं? सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 में दोस्तों राष्ट्रपति के पास कार्यपालिका शक्ति निहित होती हैं। अनुच्छेद 52 में दोस्तों राष्ट्रपति का पद आता है और अनुच्छेद 54 में दोस्तों राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। ठीक है, 8वां प्रश्न है कि भारत का संविधान निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत एक निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है? तो ये करता है दोस्तों अनुच्छेद 324 के अंतर्गत। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। अनुच्छेद 324 में बोला गया है कि भारत का एक निर्वाचन आयोग होगा। ठीक है, और ये भी दोस्तों केंद्रीय निर्वाचन आयोग। 9वां प्रश्न है, बताना है दोस्तों कि पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना के लिए अनुशंसा की गई थी। तो सर्वप्रथम ये अनुशंसा की गई थी दोस्तों 1957 में बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट पर। और बलवंत राय मेहता समिति ने दोस्तों जो रिपोर्ट पेश की, इसमें पंचायती राज व्यवस्था को त्रिस्तरीय बताया गया। ठीक है, और वर्तमान में दोस्तों भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू है। 10वां प्रश्न है कि मौलिक अधिकारों की संरक्षक है, तो वह है दोस्तों न्यायपालिका, मतलब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो है दोस्तों, तो वह आपके मौलिक अधिकारों के रक्षक हैं। जबकि मौलिक अधिकारों में कोई परिवर्तन करना, ठीक है, या नए मौलिक अधिकारों को लागू करना, ये कार्य जो होता है तो यह आपका संसद के पास होता है। 11वां प्रश्न है, बताना है केंद्रीय मंत्रिपरिषद के त्यागपत्र देने के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सी एक स्थिति सही नहीं है? तो दोस्तों ऑप्शन ए राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा, यह वाली स्थिति दोस्तों सही नहीं है। जबकि राष्ट्रपति वैकल्पिक व्यवस्था बनाने तक उन्हें बने रहने के लिए कहेगा, ये स्थिति दोस्तों सही है। वैकल्पिक व्यवस्था से अभिप्राय है कि यथासंभव शीघ्र नई सरकार के गठन हेतु आम चुनाव कराए जाएं, ये भी दोस्तों सही है। ठीक है, मंत्रिपरिषद अपने पद पर नई सरकार बनाने तक पदभार का निर्वाह करेगी, तो ये भी सही है। ठीक है, तो ये तीनों कंडीशन दोस्तों सही हैं। जबकि जब केंद्रीय मंत्रिपरिषद अपना त्यागपत्र देगा तो दोस्तों राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा, ये स्थिति दोस्तों सही नहीं है। ठीक है दोस्तों, पॉलिटी में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें दोस्तों सिर्फ आपको लैंग्वेज पकड़नी होती है। आपको अगर लैंग्वेज समझ में आ गई तो दोस्तों आप इसका आंसर इजीली दे सकते हैं। 12वां प्रश्न है कि अग्रलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है? ठीक है, तो दोस्तों 1935 में जो अधिनियम आया था, भारत सरकार अधिनियम, ठीक है, तो इसमें से कौन सा एक हिस्सा नहीं है? तो देश के लिए लिखित संविधान होगा, ये भी दोस्तों था। ठीक है, विधान मंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि, ये भी दोस्तों शामिल थे। एक संघ की योजना पर विचार, ये भी दोस्तों शामिल था। जबकि शामिल क्या नहीं था? तो दोस्तों शामिल नहीं था विधान मंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समवाचित किया जाना। ठीक है, तो ये चीज़ दोस्तों 1935 के अधिनियम में शामिल नहीं थी। 13वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नीति निर्देशक तत्व है? तो दोस्तों ये है ऑप्शन ए समान आचार संहिता। ठीक है, समान आचार संहिता ये दोस्तों नीति निर्देशक तत्व में शामिल है। और किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद दोस्तों 44। ठीक है, और इसी अनुच्छेद के अंतर्गत दोस्तों उत्तराखंड में यूसीसी लागू हुई है। ठीक है, यूनियन सिविल कोड। ठीक है, अगला प्रश्न है कि संसदात्मक शासन व्यवस्था में,
ठीक है, तो संसदात्मक शासन व्यवस्था में दोस्तों क्या आता है ये हमें बताना है। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन सी, कार्यपालिका का विधायिका पर नियंत्रण होता है। तो सही आंसर है ऑप्शन सी। कार्यपालिका और न्यायपालिका का प्राधिकरण जो है दोस्तों तो वह अनुच्छेद 50 में है। अगला प्रश्न है कि भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर का बिंदु निम्नलिखित में से कौन सा है। मतलब दोस्तों हमारे संविधान में, मतलब भारत के संविधान में जो संसदीय शासन प्रणाली ली गई है तो वह ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। ठीक है, और जो हमारे देश की संसदीय प्रणाली है और ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली है तो उन दोनों की प्रणाली में जो अंतर है दोस्तों तो वह न्यायिक समीक्षा का अंतर है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन वी। 16वां प्रश्न है दोस्तों कि भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है। दोस्तों हमें वोट डालने का जो अधिकार है तो वह एक संवैधानिक अधिकार है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु था। तो दोस्तों ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी, मतलब IRDP, ट्राइसेम, NREP, ये तीनों दोस्तों ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु कार्यक्रम शुरू किए गए थे। 18वां प्रश्न है कि भारत की संसद में सरकारी कार्य के संचालन के संदर्भ में समापन शब्द क्या निर्दिष्ट करता है। तो दोस्तों समापन शब्द क्या निर्दिष्ट करता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। विधायी प्रक्रिया का कोई नियम जिसके अधीन किसी प्रस्ताव पर आगे चर्चा रोकी जा सकती है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, 19वां प्रश्न है कि भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त कितनी अवधि के लिए पद पर होता है। मतलब दोस्तों जो केंद्रीय निर्वाचन आयुक्त होता है तो वह अपने पद पर 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक के लिए जो भी पहले हो तब तक पद पर बना रहता है। जबकि दोस्तों अन्य जो सदस्य होते हैं तो वह 5 वर्ष और 60 वर्ष की आयु के लिए दोस्तों अपने पद पर आते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों बताना है कि भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया था। तो ये क्या था दोस्तों 22 जुलाई 1947 को। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, मतलब हमने जो तिरंगा झंडे को अपनाया तो वह 22 जुलाई 1947 को अंगीकार किया था। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया। तो दोस्तों जन गण मन पहली बार जो गाया गया था तो वह 1911 में गाया गया था। 1911 में दोस्तों तीसरा दिल्ली दरबार लगा था और इसी ही समय दोस्तों राष्ट्रीय गान को गाया गया था। आप कमेंट करके बताइएगा कि हमारे देश का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है। 22वां प्रश्न है कि इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप देने वाला पहला देश निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इच्छा मृत्यु को दोस्तों कानूनी रूप देने वाला देश है नीदरलैंड। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। तो स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल ये थी दोस्तों सरोजिनी नायडू। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। जबकि दोस्तों स्वतंत्र भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो सुचिता कृपलानी थी, ये भी आप याद रखिएगा। इंदिरा गांधी ये दोस्तों भारत की पहली प्रधानमंत्री बनी। ठीक है, मतलब प्रधानमंत्री बनने वाली पहली महिला थी। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है। तो दोस्तों निर्वाचन आयोग के कार्य क्षेत्र में भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव कराना ये नहीं आता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। मतलब दोस्तों पहली बात हमें याद रखना है कि जो प्रधानमंत्री होता है तो उसका चुनाव नहीं, उसे नियुक्त किया जाता है। और कौन नियुक्त करता है। तो दोस्तों राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है। जो दोस्तों प्रधानमंत्री होता है तो वह लोकसभा या राज्यसभा में एक सदस्य के रूप में चुना जाता है और बाद में दोस्तों लोकसभा के सदस्य उसे
ठीक है, उसे चुनते हैं और चुनने के बाद दोस्तों राष्ट्रपति उसे नियुक्त कर देता है। ठीक है, जबकि जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो वह भी दोस्तों केंद्रीय निर्वाचन आयोग कराता है। राजनीतिक दलों को मान्यता जो देता है तो वह भी दोस्तों आपका निर्वाचन आयोग देता है। ठीक है, राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह नियत जो करता है तो वह भी दोस्तों आपका केंद्रीय चुनाव आयोग ही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा संसद से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों ऑप्शन डी राइट रहेगा, बर्खास्त करना। बर्खास्त करना ये दोस्तों संसद से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से स्थायी संस्था कौन सी है? तो फ्रेंड्स स्थायी संस्था जो होती है तो वह आपका परिवार होता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। दोस्तों रेड क्रॉस इसकी स्थापना 1963 में की गई थी। ठीक है, यूएनओ की स्थापना 1945 में की गई थी और भारत के राजनीतिक दलों को जो संवैधानिक मान्यता दी गई थी तो वह 1985 में राजीव गांधी के समय दी गई थी। ठीक है, 27वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या स्वतंत्रता और स्वाधीनता में बाधक है? तो वह है दोस्तों निजीकरण। ठीक है, जो दोस्तों निजीकरण है तो यह आपका स्वतंत्रता और स्वाधीनता में बाधक होता है। 28वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा भारत के लिए चुनौती पैदा नहीं करता है? तो वह है दोस्तों आपका समाजवाद। ठीक है, समाजवाद ये दोस्तों भारत के लिए चुनौती पैदा नहीं करता। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी समिति संसद की स्थायी समिति नहीं है? तो दोस्तों संसद की स्थायी समिति वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति नहीं है। तो ऑप्शन डी राइट रहेगा। 30वां प्रश्न है कि कौन सा देश एक दलीय प्रणाली अपना रहा है? तो दोस्तों चीन देश, जो चीन देश है तो यह एक दलीय प्रणाली को अपना रहा है। 31वां प्रश्न है कि लोकपाल का विचार लिया गया है? तो लोकपाल का विचार दोस्तों ऑप्शन सी स्कैंडिनेवियाई देशों से लिया गया है। ठीक है, आप कमेंट करके बताइएगा कि भारत के पहले लोकपाल कौन थे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि शून्यकाल किसका विवेकाधिकार है? तो शून्यकाल की जो घोषणा करता है तो वह दोस्तों लोकसभा का अध्यक्ष मतलब स्पीकर करता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। 33वां प्रश्न है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो दोस्तों हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को जो शपथ दिलाता है तो वह उस राज्य का राज्यपाल दिलाता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। जबकि दोस्तों नियुक्त कौन करता है? तो नियुक्त करता है दोस्तों राष्ट्रपति। ठीक है, और राज्यपाल शपथ दिलाता है। 34वां प्रश्न है कि फ्रांसीसी क्रांति ने विश्व को क्या नारा दिया था? तो फ्रांस की क्रांति ने दोस्तों नारा दिया था स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। ठीक है, तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन वी। 35वां प्रश्न है दोस्तों, बताना है आपको कि भारत के राष्ट्रपति केवल किसकी लिखित सिफारिश पर राष्ट्रीय आपात स्थिति की उद्घोषणा जारी कर सकते हैं? तो वह दोस्तों ऑप्शन बी ऐसा मंत्रिमंडल जिसमें केवल संघ के मंत्री मंडल के सदस्य हों। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि संसद किसके माध्यम से सार्वजनिक व्यय पर नियंत्रण रखता है? तो संसद दोस्तों नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक मतलब कैग ठीक है, कैग के माध्यम से दोस्तों सार्वजनिक व्यय पर नियंत्रण रखता है। कैग जो होता है दोस्तों यह है अनुच्छेद 148 के द्वारा राष्ट्रपति द्वारा चुना जाता है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा कि कैग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 148 में है। अगला प्रश्न है कि भारत में किस प्रकार की आपात स्थिति अभी तक केवल एक बार लागू की गई है? तो भारत में दोस्तों राष्ट्रीय आपात जो लगा है 3 बार लगा है। ठीक है, और इसमें 3 बार में से दोस्तों 1 बार आंतरिक आपात स्थिति लागू की गई है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, और 2 बार दोस्तों बाहरी आपात स्थिति के कारण दोस्तों यह लागू किया गया था। और जो आंतरिक आपात स्थिति लागू की गई थी तो ये दोस्तों 1975 में
इंदिरा गांधी के समय लागू की गई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। और राष्ट्रीय आपात की जो घोषणा की जाती है अनुच्छेद 352 के तहत की जाती है। 38वां प्रश्न है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति दोस्तों उस राज्य का राज्यपाल करता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। जैसे दोस्तों केंद्र में प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, उसी प्रकार मुख्यमंत्री की नियुक्ति उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा प्रस्ताव संघीय बजट से संबंधित है? तो दोस्तों संघीय बजट से संबंधित है कटौती प्रस्ताव। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। जो दोस्तों विपक्ष होता है, तो विपक्ष दोस्तों प्रस्ताव कटौती प्रस्ताव लेकर आता है बजट में कमी करने के लिए। 40वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? मतलब दोस्तों जो नीति निर्देशक तत्व हैं तो वह आपने किस देश से लिए? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, आयरलैंड से। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है। तो फ्रेंड्स वर्तमान में संपत्ति का अधिकार एक वैधिक अधिकार है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, मतलब इसे हम कानूनी एक अधिकार बोल सकते हैं। जब दोस्तों हमारा मूल संविधान लागू हुआ था उस समय संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार था, जिसे दोस्तों 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में, ठीक है, वैधिक अधिकार बनाया गया। और वर्तमान में दोस्तों यह आपका अनुच्छेद 300 के काम में शामिल है, यह हम कह सकते हैं भाग 12 में। ठीक है, और पहले जो था मौलिक अधिकार, तो ये मौलिक अधिकार था पहले, और पहले जो था दोस्तों आपके अनुच्छेद 19 के एफ और अनुच्छेद 31 में शामिल था। ठीक है, अनुच्छेद 31 को दोस्तों वर्तमान में हटा दिया गया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि संघीय प्रणाली का पहला प्रस्ताव भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया था। तो संघीय प्रणाली का पहला प्रस्ताव भारत सरकार के द्वारा 1935 में किया गया था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। 43वां प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो दोस्तों लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद दोस्तों 331 के तहत। ठीक है, और वर्तमान में दोस्तों यह भी आपके समाप्त कर दिए हैं, क्योंकि जो लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत किए जाते थे तो वह दोस्तों एंग्लो इंडियन होते थे, और इस प्रावधान को दोस्तों समाप्त कर दिया गया है। राष्ट्रपति के द्वारा दोस्तों 14 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं संसद में, 12 राज्यसभा में और 2 सदस्य दोस्तों लोकसभा में। तो लोकसभा वाले दोस्तों खत्म हो गए हैं और 12 सदस्य जो होते हैं दोस्तों अब सिर्फ राज्यसभा में होते हैं। और राज्यसभा में ये दोस्तों 12 सदस्य अनुच्छेद 80 के ए के तहत मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पारिवारिक जीवन बिताने का अधिकार है। तो पारिवारिक जीवन बिताने का अधिकार दोस्तों एक नागरिक अधिकार है। सही आंसर है ऑप्शन सी। 45वां प्रश्न है कि मौलिक कर्तव्यों का समुच्चय सदा एक अंग होता है। तो ये दोस्तों समाजवादी संविधान का कर्तव्य है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, आप कमेंट करके बताइएगा कि भारत ने मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए हैं। ठीक है, और जो मौलिक कर्तव्य हैं तो वह दोस्तों 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में संविधान में जोड़े गए थे, और ये दोस्तों अनुच्छेद 51 के काम में शामिल हैं। 47वां प्रश्न है कि भारत में राज्य विधानमंडल के उच्च सदन को क्या कहा जाता है? तो भारत में विधानमंडल के उच्च सदन को विधान परिषद बोला जाता है, और विधान परिषद दोस्तों आपकी अनुच्छेद 169 में वर्णित है। ठीक है, 169 में वर्णित है। 168 में दोस्तों विधानमंडल आती है, 169 में विधान परिषद, 170 में दोस्तों विधानसभा आती है। ठीक है, तो ये तीनों आप अनुच्छेद याद रखिएगा।
महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, यदि भारत का प्रधानमंत्री भारत के राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है तो इसे किसका त्यागपत्र माना जाएगा? यदि दोस्तों भारत का प्रधानमंत्री त्यागपत्र देता है राष्ट्रपति को तो उसे संपूर्ण मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र माना जाएगा। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। दोस्तों मंत्रिपरिषद का उल्लेख जो है तो वह अनुच्छेद 74 में है, याद रखिएगा। आपसे पूछा जाएगा कि प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा तो वह किस अनुच्छेद में की जाती है? तो अनुच्छेद 75 में की जाती है। ठीक है। 49वां प्रश्न है कि यदि किसी राज्य की विधानसभा में किसी दल को पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त होता तो राज्यपाल किसके अनुसार कार्यवाही करेगा? तो वह दोस्तों स्वयं निर्णय लेता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। मतलब दोस्तों किसी राज्य में दो पार्टी हैं और दोनों पार्टी को बराबर बराबर सीटें प्राप्त हुई, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों राज्यपाल खुद निर्णय लेता है कि किस पार्टी की सरकार बनाई जाए। ठीक है। लास्ट प्रश्न है दोस्तों आज की हमारी इस क्लास का कि भारत इसलिए धर्मनिरपेक्ष राज्य है क्योंकि हमारे देश में, ठीक है, तो दोस्तों इन चार ऑप्शन में से क्या सही आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है। और साथ में बताइएगा दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी। आई होप दोस्तों ये क्लास आपको पसंद आई होगी। दोस्तों पॉलिटी ऐसा एक सब्जेक्ट है जिससे हर एक एग्जाम में 3 से 4 प्रश्न पूछे ही जाते हैं, चाहे आप सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम दें या फिर किसी भी स्टेट लेवल का। ठीक है। तो ये 50 प्रश्न दोस्तों आपको एग्ज़ाम में ज़रूर हेल्प करेंगे। ठीक है दोस्तों, हम इस प्रैक्टिस सेट को डेली जारी रखेंगे। ठीक है। मिक्स क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। कल जो हमने प्रैक्टिस सेट किया था उसमें दोस्तों मिक्स क्वेश्चन थे। आज के हमारे इस प्रैक्टिस सेट में दोस्तों संविधान से संबंधित 50 प्रश्न थे। ठीक है। तो अगर आपने पिछले प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप उन्हें भी जरूर देखिएगा। अभी दोस्तों स्टार्ट है। ठीक है। आप दोस्तों ये डेली प्रैक्टिस सेट देखेंगे तो दोस्तों आपको ज़रूर कुछ नया सीखने को मिलेगा। ठीक है। ये आपसे वादा है। ठीक है। तो प्लीज़ दोस्तों में शेयर करिएगा हमारी इस क्लास को, आपसे रिक्वेस्ट है, सपोर्ट करिएगा। आपके सपोर्ट से ही दोस्तों हम इस क्लास को आगे जारी रखेंगे। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।